हाँ तो संदीप जी कैसे हो आप? सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आवाज़ में इतनी वो कमी लग रही थोड़ा थोड़ा सा। नाश्ता पानी नहीं करा सर आज इसलिए। नाश्ता पानी भी हो जाएगा आपका, ठीक है थोड़ा अभी तो। एमपी एमपी पढ़ लेते हैं, एम भी फॉरेस्ट पढ़ वॉरेस्ट लेते के हो बारे तो। में थोड़ा फिर करेंगे। तो देखो सुनो, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट है तो आपको तो बहुत कुछ पता है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। फिर भी एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट के बारे में, है ना। तो इसमें एमपी में किस प्रकार की जनजातियाँ होती है, किस प्रकार के वन होते हैं, ये अपने बेसिक बेसिक चीज़ें देखा था रंजीत सर के साथ में। अब आप आ गए हो तो अब देखो, वर्गीकरण देखते हैं। मतलब फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट होता है कितने प्रकार का कहाँ किस क्षेत्र में होता है। तो अगर अपन देखा जाए फिजिकली तौर पे, तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की वन पेटियाँ होती है। वन पेटियाँ मतलब क्या होता है कि एक जैसे फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर एरिया में हुए। तो एक विंध्य क्षेत्र है, विंध्य केमूर श्रेणी। यहाँ पे जो वन है ना बहुत विरल है, मतलब एक वन ऐसा 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 दूर दूर, इनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुरैना शिवपुरी का पठार। यहाँ पे वन है कटीले। कटीले वन होने का मुख्य रीज़न जो है यहाँ का जो जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु एरिड जलवायु बोल सकते हैं जिसको उष्ण अपन कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय उष्ण जलवायु, कटिबंधीय है ना। जलवायु। तो उस कारण से यहाँ के वन है कटीले। अगर आप नर्मदा के दक्षिण में जाते हैं, जहाँ पे सतपुड़ा है, सतपुड़ा। एक बहुत महान आदमी जिन्होंने बुक लिखी सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं, कभी आपको हो तो आप बताइए। तो घने जंगल सीधी सी बात है। कमेंट करके बताइए। कमेंट भी कर दीजिएगा, सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है। सतपुड़ा में कैसे जंगल है? घने जंगल। घने जंगल है। यहाँ पे विरल है, यहाँ पे कटीले, यहाँ पे घने जंगल। ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अर्धपर्णपाती वन जितने होते हैं। यहाँ की जो इमारती लकड़ी उत्पन्न होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको पेंच का नेशनल पार्क भी मिलेगा, मोगली वाला, पेज ठीक है। नेहरू पार्क। नदियाँ भी बहुत सारे। और उसी प्रकार से अगर बगलखंड में जाते हैं, यहाँ भी घने जंगल मिलेंगे आपको। तो 3 पेटियाँ तो ये हो गई है। उसके साथ में अगर प्रशासनिक आधार पे अगर आते हैं, तो 3 प्रकार में वनों तीन को प्रकार के वन। वर्गीकृत किया जाता है। संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे पशुचारण अलाउ रहता है, पर आप भारी मात्रा में वनों को काट नहीं घरों सकते को हो। नहीं काट सकते। जलाने के लिए लकड़ी आप लेके जा सकते हो, आवागमन अलाउ रहता है। पर अगर बात आती है आरक्षित की, यहाँ पे आप एक पत्थर भी नहीं उठा सकते, लेके जा सकते, ठीक है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित फॉरेस्ट जो ऑफिसर होते हैं, है ना, उनके अंडर में आता है। और यहाँ पे सारे के सारे आते हैं नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क से। है ना। अवर्गीकृत में चलो इन दोनों में नहीं आते, इसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं। तो आप समझ गए, 3 आधार पे होता है इनका। परसेंटेज इतना है, संरक्षित वन 33% है, आरक्षित वर्ग तेईस इतना, पर और ये 1-2% ऊपर नीचे होता है। वो इस आधार पे होता है कि कहाँ पे कितना वन उगे हैं, कहाँ कटे हैं ये, ठीक है। अब वनों के आधार पर 3 प्रकार के, सागौन के वन, साल के वन और अन्य पर्णपाती वन। इनका मुख्य कैटेगरी इसलिए करी है क्योंकि इन उपयोगिता के आधार पर। सागौन का जो है, इसका फॉरेस्ट कवर जो होता है वो 19 से 20% के अराउंड रहता है। हर साल कम ज़्यादा होता रहता है, और ये इसमें से बहुत क्वेश्चन एमपीपीएससी में आए भी है। वो क्या करता है, आपको एग्जैक्ट आंकड़े फेंक देता है कि सागौन यार साल कितने पे बहुत परसेंट है। सारे हम्म? क्वेश्चन आते हैं। सागौन और साल पे बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, आते हैं। कितना परसेंट है, ये 4% रहता है, ये 19% रहता है, और बाकी अन्य पर्णपाती वन रहते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, वो है कि यार क्या क्या उत्पादन होता है वन से, मतलब क्या क्या चीज़ मिलती है। देखो, वन से आपको संपत्ति मिलती है, लकड़ी मिलती है जो इमारती होती है, साल, सागौन, बांस। बांस से आप देखो कि बहुत सारे उत्पादन किए जाते हैं। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती है, जिनके ग्रुप्स रहते हैं, वो बांस से बहुत सारी चीज़ें उत्पादन करती है। चटाई बनाती है वहाँ पे, और भी चीज़ें, टोकरियाँ। टोकरियाँ होती है बैठने के लिए, जो वो होते हैं टेबल टेबल कुर्सी, वो भी कुर्सी। बनती है। आजकल फर्नीचर तो भी बनता है। दातुन भी बनते हैं इनसे। हर चीज़ बनती, सही है। बॉटल्स तक बनती है आजकल बांस से। एक नेशनल बांस मिशन भी है। और आप देखोगे एमपी में बांस बहुत होता है। गौण चीज़ें वो होती, लाख, तेंदू, हर्रा, कत्था, गोंद, भिलाला, ये सब एक प्रकार की वनों से उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो औषधीय के तौर पे उत्पन्न यूज़ होती है। जैसे हर्रा, त्रिफला में हर्रा यूज़ होता है, ठीक है। हर्रा, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों से मिलकर त्रिफला बनता है। त्रिफला एक बहुत अच्छी चीज़ है। कत्था, गोवन, तेंदुपत्ता, लाख, भिलाला, ये सब चीज़ें वनों से ही प्राप्त होती है। और इनका तेंदुपत्ता में तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे ना। बिल्कुल पहले नंबर पे। पहले नंबर पे। हाँ। फिर आप जलवायु के आधार पर अगर देखें, तो जलवायु के आधार पर भी वन 3 प्रकार के हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पहला हो गया, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। विस्तार से चर्चा विस्तार करेंगे। से चर्चा करेंगे, पर आप यूं मान लीजिए कि जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती, जो पत्ते जल्दी गिर जाते हैं, अर्ध पर्णपाती, और शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती वन वो होते हैं जो आपको ऐसी लकड़ियाँ देते हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हो इमारती, मतलब फर्नीचर बनाने में, जैसे सागौन।
क्योंकि उसके पत्ते गिर जाते हैं एक टाइम के बाद, फिर वो आपको पूरा पूरा उसको यूज़ कर सकते हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अब देखो कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थान पढ़ते हैं अपन जो फॉरेस्ट के लिए मतलब इनके पास फैक्चुअल चीज़ है जो आना ही आना एग्जाम में, और हर ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। देखो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज ये है देहरादून में, ठीक है, ये बना था 1981 में। यहाँ पे मुख्य स्टडी की जाती पर्णपाती वन जो होते हैं उनके बारे में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में ये एक रिपोर्ट भी निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जो रीजनल आर&डी है, आर&डी मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो है जबलपुर में होता है, ठीक है, रीजनल ऑफिस बोल सकते हैं इसको। फॉरेस्ट रिसर्च का रीजनल ऑफिस है जबलपुर में। फिर एक इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये है भोपाल में, ये बना था 1987 को, ठीक है। ये खुद एक क्वेश्चन है, वन प्रबंधन संस्थान कब आता है। फिर आप देखो तो 1979 में बालाघाट के अंदर और 1980 में बैतूल के अंदर वन महाविद्यालय खोले गए थे। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो जाते हैं पूरे भारत के लोग, कहीं ना कहीं एक आध बार यहाँ आते ही आते हो पढ़ने के लिए। साथ में जो एमपी में जो फॉरेस्ट रेंजर की जो पोस्ट निकलती है वहाँ की ट्रेनिंग यहाँ होती है, 2 साल का कोर्स होता है, तो उनको यहाँ भी जाना पड़ता है, यहाँ भी जाना पड़ता है, यहाँ भी जाना पड़ता है, और भी जगह जाना पड़ता है। उसके बाद अगर अपन आते हैं तो 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर्णपाती वन देहरादून में होते हैं उसी प्रकार से शिमला के अंदर शीतोष्ण वन की रिसर्च होती है ना। और एक नीरी है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो है नागपुर में। एक संस्थान है जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देता है, वो है नागपुर। उसके बाद कुछ एक्ट है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बिल जो बना था 2010 में बना था। इसकी जो बॉडी का जो हेड है वो है न्यू दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था। पता है आपको, ये सब क्वेश्चन है ये। 1986 में आता है। अब देखते हैं, Sort of fact पर पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। कि ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। इंडियन फॉर और फिर भी करना पड़ता है यार, एग्जाम है तो करना ही पड़ेगा आपको याद। देखो सुनो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कब बना था, 1927 को बना था, 1927 में। ये फॉरेस्ट एक्ट ही मूल रूप से सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है फॉरेस्ट के मामले में। इसी से ये है कि कौन से वन आप काट सकते हो, कौन से वन आप नहीं काट सकते, सब इसी पे डिफाइन है। उसके बाद एक आया है 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर आता है फिर अनुसूचित जाति रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, ये 2006 में आया था। अनुसूचित जाति रिकॉग्निशन मतलब इनके वन अधिकार 2006 में आए थे। ये भी क्वेश्चन है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है जो मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये खुद एक क्वेश्चन है। एनिमल क्या लिखा है पता है आपको? मेरे को बोलते नहीं आता है, पर ये है कि भाई जानवरों के साथ अगर हिंसा करते हो तो उस प्रकार के सभी नियम 1960 में बने थे। जैसे कुछ लोग आजकल कुत्ते उत्ते के साथ में जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे व्यवहार करते हैं, वो सब इनके तहत अपराध की श्रेणी में आता है। फिर अपन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में आया था। रामसर कन्वेंशन, हाँ रामसर कन्वेंशन, बहुत बढ़िया। रामसर है कहाँ पे? ईरान में है। ईरान में 1971 में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ ये स्टार्ट हुआ था ये, है ना। इसमें बहुत सारी वेटलैंड की बात आ गई है वो वाली। फिर अपन आते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है। उसमें अपन देखते हैं ये बना था 1974 में। उसके बाद देखते हैं इस पे सेस एक कर होता है, एक प्रकार का उपकर बोलते हैं उसको, वो एक्ट लगा था 1977 में। उसके बाद अपन देखते हैं यार एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, मतलब वन जो जलवायु जो मतलब वायु के लिए ये वाला एक्ट है। उसके बाद में नॉइज़ रिडक्शन, जैसे नॉइज़ होता है ना, उसके लिए 2000 में सॉरी। तो ये मुख्य चीज़ें हैं एक्ट जो अपने आप में स्वयं में क्वेश्चन है। और मेरे पास एक कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का है ये 2021 में आई थी। उसके बाद 2023 में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। तो ये उस समय की 70वीं रिपोर्ट थी, हर 2 साल में आती है ना। इस रिपोर्ट में पता है क्या बताया गया? फॉरेस्ट एक्ट 1980 जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, इसमें अमेंडमेंट किया है, ठीक है। और इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इतना है, कितना है ये? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 7,13,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट कवर है।
जो कितना बड़ा है, 721 किलोमीटर बढ़ चुका है ना। और जो टोटल एरिया का कितना है, 21% है। इतना बड़ा है एरिया, ठीक है। परसेंटेज सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है परसेंटेज के हिसाब से, वो ही है तेलंगाना में 3% अराउंड। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी बढ़ी हुई है। फिर सॉरी, ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, माय मिस्टेक। फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये आप देखो, ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो है। हाँ, एक बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। मेरे हिसाब से अर्बनाइजेशन चीज़ का मुख्य कारण हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आप 100 में से 2 पेड़ काट भी दोगे तो कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं आंकड़ों के रूप में तो गिरेगा ना ये, ठीक है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इन एरिया में बड़ा है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। मिजोरम में इतना फॉरेस्ट कवर है जो हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज। मिजोरम में 84.5% फॉरेस्ट एरिया है लैंड पे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर आता है मेघालय का, फिर मणिपुर और नागालैंड का आता है, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा 1% या एरिया के हिसाब से कहाँ है, तो मिजोरम में। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में है ना। मिजोरम में और फॉरेस्ट एरिया में इतना है, ठीक है, अपन देख लिया। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ, ये बहुत बड़ा अपने को की पॉइंट पता पड़ा यहाँ से। तो ठीक है, बढ़िया है।